ज़्यादा नज़र आए और ऐसे में आज़ाद जो हैं वो जिस तरह से ख़ुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं पॉलिटिकल तौर पर लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर कहीं और की बात करें कि वो हर जगह पे अपनी ज़मीन सियासी जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसे में उनको सफलता मिल पा रही है? और जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि अगर अखिलेश यादव जैसे लोग जो राजनीति में मजबूत हैं, पारिवारिक घराने से आते हैं, अगर इनकी चलती तो ये हमें राजनीति में आने कहते हैं कि बहन जी हैं। और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थकों की बात करें तो सड़कों पर जब एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया था, जब चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लगी थी, उस दौरान उन समर्थकों का ये कहना था कि वाकई बहन जी का हम सम्मान करते हैं, बहन जी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 2024 के लोकसभा चुनाव अब एक अलग ही दिलचस्प मोड़ लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दल एकजुटता का दावा कर रहे थे, अब ये दावा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की 63 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से गठबंधन में एक दरार पड़ती हुई नजर आ रही है, क्या इस दावे को सच साबित कर पाएंगे अखिलेश यादव? राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से उन्हीं के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई और अब एक उम्मीद जो अखिलेश यादव को थी कि शायद चंद्रशेखर आजाद का समर्थन मिलने के बाद यूपी में जो दलित वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब वो उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने भरे मंच से अखिलेश यादव को यह कह दिया है कि अगर मैं साथ नहीं होता तो खतौली सीट पर सपा की जीत होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। अब आखिरकार इस बयान के क्या सियासी मायने निकाले जाएं? न्यूज रूम में मौजूद सहयोगियों से इस चीज को समझेंगे कि क्या चंद्रशेखर आजाद को इस बात से नाराजगी है कि आरएलडी को 7 सीटें अखिलेश दे देते हैं, लेकिन जब उनके द्वारा पिछले चुनाव में 5 सीटें मांगी जाती हैं तो अखिलेश इनकार कर देते हैं। अमन जी है मेरे साथ और अमन जी से इस चीज को समझेंगे। अमन जी, चंद्रशेखर आजाद ने यह बयान दिया है कि अखिलेश नहीं चाहते कि हम जैसे लोग पैदा भी हों, यानी कि सीधे सीधे दलितों को लेकर के अखिलेश पर हमलावर हुए, कहते हुए नजर आए कि अगर मैं साथ नहीं होता तो खतौली सीट नहीं मिलती। इस बयान के आखिरकार क्या सियासी मायने हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में हर कोई चाहता है कि उनकी जो खासकर पॉलिटिकल लोग की उनकी भागीदारी जो है वो ज़्यादा नज़र आए। और ऐसे में आज़ाद जो है वो जिस तरह से ख़ुद को मजबूत करने में लगे हुए हैं पॉलिटिकल तौर पर लगातार, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर कहीं और की बात करें कि वो हर जगह पर अपनी ज़मीन सियासी जो है वो मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसे में उनको सफलता मिल पा रही है? और जिस तरह की बात उन्होंने कही है कि अगर अखिलेश यादव जैसे लोग जो राजनीति में मजबूत हैं, पारिवारिक घराने से आते हैं, अगर इनकी चलती तो ये हमें राजनीति में आने भी नहीं देते, इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खफा वो इस बात से भी हैं प्रज्ञा जी, क्योंकि अगर आप देखें तो एकमात्र सीट पर उनका नाम जो है निकल कर आता है और वो नगीना की सीट कहने कहीं दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में क्या जो आज़ाद हैं इसी बात से खफा हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ जो जयंत चौधरी जिसको खुद सपा जो है इन्वाइट करती है कि भाई आप 7 सीटों पर हमारे चुनाव लड़ेंगे, और वो फिर भी उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। अगर इससे पहले देखा जाए तो आज़ाद लगातार 2022 के जो कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव रहे और उसमें भी जिस तरह से कहते रहे कि भाई मुझे भी अपने साथ रखिए, और कितनी मिन्नतें उन्होंने की, और ये भी देखा गया कि कई मौक़ों पर उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। यही बात वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से उनको सहारा मिलना चाहिए था वैसा सहारा नहीं मिला। अब जबकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं तो ऐसे में उनकी पार्टी भी मजबूत है। अगर हम 2023 की बात करें, जो राजस्थान में चुनाव हुए, उसी चुनाव की बात करें विधानसभा की, तो वहाँ पर आज़ाद की पार्टी लगभग 30 सीटें ऐसी रहीं जहां पर बीएसपी से भी अधिक वोट उनको मिलता है। तो ये समझ में आता है, और वो खुद भी कहते हैं कि अगर इन सीटों पर इतनी बड़ी तादाद में हमें वोट मिल रहा है तो यूपी में तो खैर हमारी सियासी ज़मीन मजबूत है, तो यहाँ पर क्यों हमें एकमात्र सीट दी जा रही है? तो इसी को लेकर मुझे लगता है वो नाराज़ भी हैं, खफा हैं, और अब आने वाले दिनों में क्या वो बड़ा कदम उठाते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वो ये बात कह रहे थे कि कम से कम 10 से 12 सीटों पर ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करें, पूरे देश भर की बात करें, तो कई राज्यों में जाकर
वो 10 से 12 या 12 से 15 सीटों के ऊपर जो है लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो अब ऐसे में अगर यूपी से उनको महज एक सीट मिली है तो क्या वो उस पर चुपचाप चुनाव लड़ेंगे या फिर यहाँ से अपनी जो बगावत है वो दिखाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जो जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है अखिलेश यादव को लेकर भी ये बताता है कि कहीं ना कहीं ऐसी बात है, नाराजगी है जो बिल्कुल उनके अंदर कहीं ना कहीं चुभ रही है और हो सकता है आने वाले दिनों में वो कोई बड़ा ऐलान करते हुए नजर आ जाए। वाकई में। और अब एक सवाल ये भी है कि कल देश की राजधानी दिल्ली से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। सड़क पर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं। इस दौरान देखने के लिए मिलता है कि एक पुलिस कर्मी नमाज पढ़ रहे शख्स पर लात मारता हुआ नजर आता है। इसे लेकर राजनीति भी गर्मा रही है और चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी। ऐसे में सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने वाला शख्स नमाज ना पढ़कर अगर भगवान की पूजा कर रहा होता और तब इस तरीके की जो पूरी घटना है वो सामने आती तो क्या तब भी इस मामले को लेकर पुलिसकर्मी का समर्थन करते हुए लोग नजर आते या फिर राजनीति से जुड़े कई बड़े चेहरे करते हुए नजर आते? ये सवाल भी अहम है क्योंकि ये सवाल चंद्रशेखर आजाद ने भी आज उठाया है। यहाँ पर मेरे साथ अक्षय है और अक्षय से इस चीज को समझेंगे। अक्षय, हर कोई इस चीज को मानता है कि सड़क जो है वो नमाज पढ़ने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं है, वो यात्रियों के लिए है, आवाजाही के लिए है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से देखा गया कि पुलिसकर्मी लात मारता हुआ नजर आता है, लोगों का सवाल ये है कि वहां से हटाने के और भी तरीके थे, लेकिन क्या लात मारना सही था? और ये सवाल चंद्रशेखर आजाद ने भी पूछा है। देखिए, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल भी किसी भी स्तर तक सही नहीं ठहराई जा सकती। लगातार ये बात सामने आती है कि अगर यहाँ पर मंदिर है, अगर यहाँ पर मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए, पूजा अदा करने के लिए, तो सड़कों पर क्यों करते हैं? और ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरह के दृश्य सामने भी आते हैं, चाहे किसी पुलिसकर्मी के सामने हो, किसी भी यहाँ पर सैन्य अधिकारी के सामने हो, किसी भी आदमी के सामने अगर इस तरह के दृश्य सामने भी आते हैं, तो आप उस चीज को रोकथाम करने के लिए इतना कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कल का दृश्य उठा लीजिए आप, दिल्ली से जो दृश्य सामने आया उसमें जो यहाँ पर लोग थे वे जब सड़क पर नमाज अदा कर रहे थे, उस दौरान जो पुलिसकर्मी था वहां पर जब उसने इस घटना को अंजाम दिया, इतना किया जा सकता था कि उन्हें उनकी नमाज अदा करने दी जाती, उसके बाद उन्हें आप समझा सकते थे कि आप ऐसा ना करें। इससे यहाँ पर और भी जो लोग हैं यहाँ पर, ये जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, वे इसको नकारात्मक रूप से ले सकते हैं। इसको यहाँ पर जो सांप्रदायिक तनाव है, इससे भी सांप्रदायिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। इस तरह की तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के समझाया जा सकता था, लेकिन जो कुल मिलाकर के वो दृश्य सामने आया वो वाकई में बेहद ही स्थिति और बहुत ही तनावपूर्ण दृश्य है। देखिए, जिस तरीके से वो पूरी घटना हुई, अब वहां पर कुछ लोग यहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे, जब पुलिस वाले ने वहां उस एक व्यक्ति को लात मारी, और वो केवल किस लिए? केवल इसलिए कि वो अपनी नमाज सड़क पर अदा ना करे। उसका कहने का मतलब क्या था? उसके कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ पर ना करें, आप अपनी जो स्थल है वाकई में वहां जाकर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। ये चीज सीधे तौर पर बाद में भी कही जा सकती थी, समझाई जा सकती थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, अब इस समय सवाल उठता है कि क्या इससे जो सांप्रदायिक तनाव है क्या वो इससे उत्पन्न नहीं होगा? देखिए, इससे तो सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और जिस तरीके से इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, साफ तौर पर वे यहाँ पर सवाल उठाते नजर आए। बिल्कुल वाजिब यहाँ पर नजर आता है कि इस तरह से अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर सड़क पर पूजा भी कर रहा होता तो वाकई में सवाल उठता है कि क्या वे यहाँ पर अपनी जो घटना थी, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने नमाज अदा करने वाले व्यक्ति को लात मारी, क्या वे पूजा करने वाले शख्स पर भी इस तरीके से अपनी हरकत को अंजाम देते? तो वाकई में बेहद निंदनीय है और कहीं ना कहीं सवाल जो है वाकई में उठते हैं और लगातार उठते नजर भी आएंगे। और यहाँ पर अब इस चीज को भी देखना काफी अहम हो जाता है कि कई ऐसे मुद्दे जिन पर चंद्रशेखर आजाद खुलकर अपनी राय रखते हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने ये बयान भी दिया कि जितनी उम्र नहीं है मेरी, उससे ज्यादा मुकदमे मेरे खिलाफ चल रहे हैं। लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद का ये बयान सीधे सीधे मायावती को लेकर था? क्योंकि चाहे दलित समुदाय हो, पिछड़ा वर्ग हो या कोई भी यहाँ पर शख्स हो, उससे जुड़ा जब कोई मामला होता है तो देखने के लिए मिलता है कि चंद्रशेखर आजाद सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन मायावती इस तरह के मुद्दों पर पूरी तरह से बचती हुई नजर आती हैं। ऐसे में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती को बड़ा झटका देते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आ सकते हैं? उन्हें मायावती की काट के तौर पर भी कहा जा रहा था। नाजमीन है मेरे साथ और नाजमीन से सवाल रहेगा। नाजमीन, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने कहा जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, दलितों के लिए हमेशा आगे खड़े नजर आते हैं, तो क्या मायावती को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं या फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी समय है, मेरी पार्टी के साथ हाथ मिला लीजिए, शायद यहां पर चुनाव में कोई फायदा होता हुआ नजर आए?
देखिए, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो वो मायावती को अपनी बहन के रूप में मानते हैं, हमेशा से कहते हैं कि बहन जी हैं। और ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थकों की बात करें तो सड़कों पर जब एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा गया था, जब चंद्रशेखर आज़ाद को गोली लगी थी, उस दौरान उन समर्थकों का ये कहना था कि वाकई बहन जी का हम सम्मान करते हैं, बहन जी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आखिरी फैसला चंद्रशेखर आज़ाद का हो सकता है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो वो सार्वजनिक रूप से कभी ये कहते हुए नजर नहीं आए कि मायावती के साथ गठबंधन में आना है या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन में आना है। हमेशा से सिर्फ उनकी तरफ से ये बयान आए हैं कि लोकसभा चुनाव लड़ना है, मुझे और राज्यों में भी चुनाव लड़ने हैं। जैसे राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान देखे गए थे चंद्रशेखर आज़ाद, वही अब नगीना सीट को लेकर अड़े हुए हैं कि मुझे नगीना सीट से चुनाव लड़ना है, जहाँ से तमाम पार्टियों ने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा है। तो उसी सीट पर दावा चंद्रशेखर आज़ाद का है। लेकिन मायावती की बात करें, अगर चंद्रशेखर के साथ आ जाती हैं तो एक बड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से होगा। लेकिन बात करें मायावती की, तो मायावती को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, जहां सीटों का ऑफर समाजवादी पार्टी की तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है, ये भी देखा जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री बनाने की बात कर देती है। तो मायावती का सीधे तौर पर बोलना, चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ पर बोलना, मुलाकात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक मीटिंग करें, बात करें और गठबंधन में आए, क्योंकि अकेले चुनाव ना तो चंद्रशेखर आज़ाद जीत पाएंगे, ना ही मायावती जीत पाएंगे। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसी कवायद में लगी हुई हैं कि साथ में आ जाए। वाकई में देखिए, और अब सवाल यही बनता हुआ नजर आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से एक मुद्दे को उठाया और सीधे सीधे अखिलेश यादव पर बरसते हुए नजर आए, क्या लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत बनते हुए चंद्रशेखर आजाद नजर आएंगे? जिस तरीके से मायावती को लेकर कई बार कह चुके हैं कि मैं तो हमेशा से चाहता हूं कि बहन जी का साथ मिले, उनके साथ चुनाव लड़ने का मौका मिले, क्या वाकई में अब लगातार टूट रही पार्टी को देखते हुए मायावती अपना फैसला बदलते हुए नजर आएंगी? चंद्रशेखर आजाद और मायावती को लेकर जो लगातार कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में एक साथ नजर आ सकते हैं, क्या ये दावे सच साबित होते हुए नजर आएंगे? देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।